हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा चल रहा है सारा? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है सही से? ठीक है। हम लोगों ने रेडॉक्स टॉपिक स्टार्ट किया था। इसका दो लेक्चर्स हम लोगों ने ले लिए, जिसमें हम लोगों ने ये सीख लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग की बात कर रहे थे। तो कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया मैंने बैलेंसिंग के लिए लास्ट टर्न पे दिया था, जिसमें एक सबसे सिंपल केस लेके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, और मैंने बताया था कि बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में जो बातें सामने आ रही थी उसमें ये था कि कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसकी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोला जाता है। ये हम लोगों ने समझा था। और रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। कभी भी अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता, कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। जब भी होगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ ही फिनोमेना देखने को मिलेगी। तो ये बात हम लोगों ने समझी थी। और रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन देने वाला दे रहा हो उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला दे रहा हो, उस हिसाब से रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करती है। और जो भी मेथड हम लोगों ने सीखा, एक बार क्विक रिकॉल करें तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि पहले हम लोग उन एलिमेंट्स के बैलेंसिंग पर फोकस करते हैं या उन रिएक्टेंट्स के बैलेंसिंग पर फोकस करते हैं जो एलिमेंट्स रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे हों, या ये कह लें कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। एंड एक बार जब उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जाता है, देन फिर हमारा फोकस होता है वो एलिमेंट्स जिनको स्पेक्टेटर एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, उनकी बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। और उनको भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांट दिया था। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कैटेगरी बनाया था, जिनको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते थे बाय एडिंग वाटर एंड बाय एडिंग OH- और H+ आयन। और इसके अलावा बाकी अगर कोई और एलिमेंट है तो उसकी बैलेंसिंग के लिए हम सिंपली इंस्पेक्शन से ही देखते हैं कि किधर कम है, उस हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया है कि हम इसको यूज़ करके बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, और ये बातें हम प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। मतलब इन जो बातें अब हैं वो हम लिखवा नहीं सकते, वो जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे, जैसे जैसे बातें सामने आएंगी, उस सब चीज़ों को सीखते हुए हम आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। तो चूँकि बैलेंसिंग अपने आप में शुरुआत में एक टिपिकल टास्क होता है, तो मैं आज कुछ और एग्जांपल्स तुम्हें यहाँ पर बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, और उनकी बैलेंसिंग में किस तरह के थॉट प्रोसेसिंग चाहिए, किस तरह की टेक्निकलिटी है, कैसे उसे हैंडल किया जाएगा, उसको हैंडल करते समय कैसे सोचा जाएगा, तो वो आज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो और कुछ और वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स रिएक्शंस की, उनके बारे में भी समझेंगे। तो देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं बैलेंसिंग के लिए कि रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो अनदर एग्जाम्पल है अपना, मैं अभी सिंपल ही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, देन उसको धीरे धीरे हम लोग टिपिकल बनाएंगे। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल इज iO3 नेगेटिव प्लस N2H4 प्लस HCl gives N2 plus ICl2 नेगेटिव प्लस H2O। ये हमें दिया गया है और हमें इसको बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बैलेंसिंग का मतलब मास बैलेंसिंग और चार्ज बैलेंसिंग होता है, और जो मेथड हम लोग सीख रहे होते हैं उसमें हम मास बैलेंसिंग पर फोकस करते हैं, और अगर हमने सही से अप्रोच को फॉलो किया तो चार्ज बैलेंस अपने आप हो चुका होता है। ठीक है, तो ये आइडिया था। तो अब देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो
तो इसके लिए हमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, उसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें आना चाहिए, बिना उसके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही तुम्हें सिखाया था, तो उसकी प्रैक्टिस तो मस्ट है। देन उसको ध्यान में रखते हैं, अब मैं ये मान रहा हूँ कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ चुका है और उसको ध्यान में रख के हम आगे के डिस्कशंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो वो +5 आएगी। एक्चुअली मेरा फोकस आयोडीन पर सीधे गया क्योंकि इन जनरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीजन -2 में ही रहा होगा और आयोडीन है जो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी दूसरे में गया होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ICl2 नेगेटिव, Cl2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और I की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता करें तो ये +1 आएगी, कैलकुलेट करके देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन अगर निकालें तो वो -2 में आएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन 0 में आएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन +1 में दोनों साइड में ही है, क्लोरीन -1 में यहाँ भी है, -1 में वहाँ भी है, ऑक्सीजन -2 में इधर भी है, -2 में उधर भी है। मतलब बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, जो चेंज आया है वो आयोडीन की है और नाइट्रोजन की है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरा स्टेप था कि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ उसे कैलकुलेट करना। तो पहले आयोडीन के लिए देखें तो आयोडीन +5 से +1 में गया है, मतलब आयोडीन रिड्यूस हो रहा है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो वो 4 यूनिट का आएगा। 5 से 4 यूनिट कम हो गया और ये रिडक्शन है। R लिखो नहीं लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन में देखें तो -2 से 0 में गया है का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है का मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कितना ऑक्सीडाइज हुआ तो 2 यूनिट ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन 2 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उस बात का आइडिया हमें लग रहा है कि आयोडीन का एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नाइट्रोजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है तो वो उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है वो नंबर 4, यहाँ पर आ रहा है वो नंबर 4। ठीक है, दोनों जगह 4 ही आ रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फिर अगला स्टेप था कि जो नंबर्स आ रहे हैं उनको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह सेम नंबर आ रहे हैं, तो चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें चाहे हम ना करें। अगर सेम नंबर आ रहे हैं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि मैंने जो अप्रोच बता रखी है मैं उसी को अगर अभी फॉलो करूँ, बाद में तुम देख लेना कि हम नहीं भी करते तो उसका क्या मतलब होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर भी 4 से। ठीक है, ये इसलिए करते हैं कि एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 4 मॉलिक्यूल 16 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब 4 मॉलिक्यूल 16 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 16 है। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर उस तरह से निकालते हैं। अब इसके बाद मैंने कहा था कि इन एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में बैलेंस करो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम ये देखें तो इधर आयोडीन 4 दिख रहा है और इधर आयोडीन 1 है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, आयोडीन बैलेंस हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 8 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है, तो अगर यहाँ 4 लिख दें तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। बहुत ध्यान से इसको सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कैजुअल होंगे तो हमारी बैलेंसिंग नहीं होगी। और बैलेंसिंग प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकती है। जितना सुनने में ईजी लगती है उतना ही ये टिपिकल टास्क है। तो इसलिए बहुत फोकस करके कि कैसी लैंग्वेज बताई जा रही है, हमें कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, एक बार आ जाएगा तो फिर तुम करने लग जाओगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक माइन्यूटली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही। अब वो एलिमेंट्स बचे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और उसके अलावा एक और है क्लोरीन।
क्लोरीन भी, उसको भी हमें बैलेंस करना है। तो अब क्लोरीन को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, मैंने कहा था सिंपली इंस्पेक्शन से ही बैलेंस होगा। तो अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो 8 Cl दिख रहा है, 4 × 2 8 Cl, और लेफ्ट हैंड साइड में Cl का यही सोर्स है, तो इसी से हमें इसको एडजस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें तो इसके बैलेंसिंग होगी 8 Cl, क्योंकि वो वहीं से आ रहा है। अब इसके बाद बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने उसके लिए बताया था पहले ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, अगर मीडियम एसिडिक है तो, और अगर कुछ नहीं बोला गया तो बाय डिफ़ॉल्ट एसिडिक ही मान के चलेंगे। और वैसे भी हमें जब ये रिएक्शन दी गई तो इसमें HCl दिख रहा था, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही हो रही है। मतलब अगर ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एसिड दिख जाए या बेस दिख जाए तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, चलो तो हमने क्लोरीन को भी बैलेंस कर लिया। अब लास्ट में बचता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो पहले ऑक्सीजन की काउंटिंग करें तो यहाँ पर दिख रहा है 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पहले से H2 लिखा है। तो पहले से H2 लिखा, अगर हम उसको हटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2 एक ऐसी चीज़ है जो बैलेंसिंग में हमें अपने आप अपीयर होगी ही होगी। तो अगर पहले से लिखा हो तो उसको हटा दोगे तो भी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, मतलब तुम्हारा विज़न थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि उधर 12 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ 12 H2 ऐड कर दो, तो H2 अपने आप अपीयर हो गया। और फिर लास्ट बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करें तो यहाँ 8 दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में काउंट करें तो यहाँ 24 दिख रहा है, 24 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, 24 इधर, और यहाँ 8 और ये भी है 16 और 8 24। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, हमें अलग से H+ को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब है कि रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हो चुकी है। और तुम चेक कर सकते हो चार्ज देखकर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज देखें तो 4 नेगेटिव का चार्ज दिख रहा है, 4 नेगेटिव, और राइट हैंड साइड का चार्ज देखें तो वो भी 4 नेगेटिव, इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन ध्यान देने वाली बात है, ये क्लोरीन यहाँ में दिखा तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एडजस्ट किया। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम कैसे सिचुएशन हैंडल करने वाले हैं। चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे आइडियाज़ क्लियर होंगे। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका इसमें नहीं है। ठीक है, देखते हैं। Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H+ जो यहाँ लिखा हुआ है ये स्टैंड्स फॉर कि मीडियम ऑफ रिएक्शन इज एसिडिक, गिव्स Zn+2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्लस H2O। तो मैंने जैसे पहले भी बोला है कि H2 अपने आप अपीयर हो जाता है, तो तुम इसको पहले से हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब फिर से वही अप्रोच देखें तो यहाँ पर जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 में है, तो इसका मतलब इसमें चेंज आया 2 यूनिट का ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो यहाँ +5 में आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ -3 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन +1 में होता है, ऑक्सीजन -2 में होता है। इसके अलावा H+ इधर लिखा हुआ है, वो नहीं भी लिखा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो कि वो बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और H+ का लिखा होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम एसिडिक है। ठीक है, चलो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालें तो +5 से -3 जाना मतलब कितने यूनिट का चेंज आएगा, +5 से -3 कितने यूनिट का चेंज आएगा, 8 यूनिट का, 8 यूनिट का रिडक्शन है, 8 यूनिट का रिडक्शन। इस तरह से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। और इसमें भी एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी नाइट्रोजन का एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से टोटल चेंज आया 2:8। ठीक है, अगला स्टेप होता है इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इसमें 8 से
और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। या एक काम और भी कर सकते हो कि इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 से और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर वैसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने वहाँ पर 4 4 दोनों मल्टीप्लाई किया था, अगर तुम 4 कॉमन ले लेते तो 1 1 हो जाता है, और इधर 1 से इधर 1 से तो भी बैलेंस हो जाता है। और उस केस में जैसे तुम अभी भी देखो ओवरऑल रिएक्शन में, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन से 4 कॉमन लेके भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन से 4 कॉमन लोगे तो ये सेम जो रिजल्ट है वो लिखा जा सकता है iO3 नेगेटिव प्लस N2H4 प्लस 2HCl gives N2 plus ICl2 नेगेटिव प्लस 3H2। ये भी आंसर सही है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना कि अब अगर ऐसे लिख दिया रिएक्शन को, तो अगर इसमें ये पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो अब वो नंबर 16 नहीं होगा। अगर मैंने 4 से ओवरऑल कॉमन लिया है तो यहाँ भी 4 से कॉमन आ जाएगा, और अब n की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन से 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल सही है, ये भी रिजल्ट सही है, ये भी रिजल्ट सही है, दोनों में से कोई सा भी लिखोगे तो सही माना जाएगा। हाँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमसे पूछ लिया गया इक्वेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट आंसर इसको यूज़ किया जाता है, लीस्ट इंटीजर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लीस्ट इंटीग्रल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला रिजल्ट सही माना जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें लीस्ट इंटीजर वाले में लिखना होता है। तो उसके लिए अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है जिससे इंटीजर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटीजर बना रहे, तो हम कॉमन लेके उसको लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कॉमन लेने का मतलब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अपने एग्जाम्पल की बात कर लें। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको देखते हुए अगर हम इधर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि जिंक 8 है, और ऐसे ही इसको बैलेंस करें तो 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी आएगा 2। ठीक, अब अदर एलिमेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करें पहले, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन दिख रहा है, 6, और इधर नहीं दिख रहा, तो यहाँ 6H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन अगर इधर देखें तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर और 12 यहाँ पर, तो टोटल 20 हाइड्रोजन दिख रहा है, 20 हाइड्रोजन, और इधर नहीं दिख रहा, तो इधर 20H+ ऐड कर दो। देखो मैंने कहा था कि H+ अपने आप अपीयर हो जाएगा, क्योंकि जो बातें हम लोग बैलेंसिंग में लाते हैं बाद में, उनको अगर पहले से भी लिखा है तो हटा भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा काम आसान ही कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगर पूछा जाए इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो तुम कह सकते हो कि एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 8 जिंक 16 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ऑफ NO3 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 16 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। एंड द सेम रिजल्ट कैन बी रिटन एज 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 10H+ gives 4Zn plus 2 plus NH4 पॉजिटिव प्लस 3H2O। और अगर ऐसे लिखा गया तो चूंकि 2 सबसे कॉमन लिया गया है तो 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 8 आएगा। मतलब एक एटम जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 एटम 8 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो इस बात पर भी फोकस करना है। एक्चुअली ये बार बार मैं ये नंबर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमें इस नंबर की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका आइडिया हमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक बात है। ठीक, समझ सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंटीजर बनाना, लीस्ट इंटीजर बनाना, उसका आइडिया क्या है ये। ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
I2 प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H प्लस जो कि इंडिकेट कर रहा है मीडियम एसिडिक है, से IO3 नेगेटिव प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक, ये भी वैसे ही जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है उसी टाइप का एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे उसी टाइप का सिंपल एग्जाम्पल, I2 प्लस Cl2 प्लस H2O से HiO3 एसिड है, ये HCl ये भी एसिड है, मतलब मीडियम एसिडिक है। इनकी बैलेंसिंग हमें करनी है, तो देखते हैं। सेम अप्रोच है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसको आइडेंटिफाई करो तो आयोडीन है जो यहाँ पर 0 में था, यहाँ पर +5 में आ गया। नाइट्रोजन यहाँ पर +5 में है और यहाँ पर वो +4 में आ गया। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, H प्लस H2 लिखा है, तुम हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप बाद में अपीयर हो जाएगा। वो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो एक एटम के लिए 5 यूनिट का, ऐसे 2 एटम्स हैं तो इंटू 2 10 यूनिट का। ऐसे यहाँ +5 से +4 एक एटम के लिए 1 यूनिट का, और एक ही एटम एक मॉलिक्यूल में तो 1 यूनिट का। तो यहाँ टोटल चेंज आया 10, यहाँ 1, तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब IT को इधर बैलेंस करें तो यहाँ 2 आयोडीन तो यहाँ पर 2, यहाँ 10 नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी 10 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन क्योंकि अदर एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो ऑक्सीजन देखें तो यहाँ 30 दिख रहा है, 10 × 3 30। यहाँ दिख रहा है, इसकी वजह से 6 तो आ चुका है और यहाँ 20 आ चुका है, तो 26 तो ऑलरेडी है। इसका मतलब यहाँ पर 30 वहाँ 26, तो 4 ऑक्सीजन कम है तो 4H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देन लास्ट में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, इसको अभी इग्नोर करो, बाद में अपने आप आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है 8 हाइड्रोजन और इधर नहीं है तो यहाँ 8H प्लस कर दो, बैलेंस हो गया। तुम चार्ज चेक कर सकते हो, 10 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव और यहाँ 2 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। देखो कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी लोग? ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी देख लो। यहाँ आयोडीन 0, क्लोरीन 0। अच्छा हाँ, इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछा जाए तो क्या बताओगे? तुम चाहो तो इन दोनों नंबर को जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो भी पता लग जाएगा। तो 10 × 1 10, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। मतलब जो नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में, उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक अपन यूज़ कर सकते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो I2 0 में था और राइट हैंड साइड में अगर कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगा। क्लोरीन 0 में था, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा। तुम सोच सकते हो कि मैं कितनी तेज़ी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करता हूँ, और ये तेज़ी प्रैक्टिस से ही आई हुई है। तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद ही दिखने लग जाएगा कि किसका क्या है किसका क्या है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर चेंज निकालें तो 0 से +5 चेंज है 5 का, और ऐसे 2 आयोडीन इंटू 2। क्लोरीन निकालें 0 से -1 चेंज आया 1 यूनिट का इंटू 2। तो यहाँ आ रहा है 10 यूनिट का चेंज, यहाँ आ रहा है 2 यूनिट का चेंज। हम चाहें तो 2 कॉमन ले लें, तो 5 और 1, तो यहाँ पर 5 से यहाँ पर 1, सॉरी उल्टा किया है, यहाँ पर 1 से और यहाँ पर 5 से। ठीक, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछा जाए तो वो 5 आंसर आ जाएगा। 5 × 1 5 नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर पूछा गया तो वो 5 नहीं आएगा, 10 आएगा। 10 क्यों आएगा उसका आंसर भी मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 2 दोनों से कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, तो 1 से इसमें और 5 से इसमें। ठीक, अब इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? एक मॉलिक्यूल, तो एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और सिमिलरली इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 5 मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएगा। खैर, राइट हैंड साइड में आयोडीन को बैलेंस करें तो यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आयोडीन है, और क्लोरीन को बैलेंस करें तो यहाँ पर आएगा 10,
क्योंकि यहाँ 10 क्लोरीन है तो 10 HCl। फिर लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है 6 और इधर नहीं है तो इसका मतलब 6H2O। ठीक, फिर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 12 और यहाँ 2 + 10 12, वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से इसकी बैलेंसिंग हो चुकी है। चार्ज देखोगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0, समझ में आता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आई होप कि तुम्हें स्टेप्स अब तक रट चुके होंगे कि हम क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए टेक्निकलिटीज़ बढ़ाने जा रहे हैं कि अगर टेक्निकलिटीज़ ऐसी हुई तो फिर हम कैसे सोचेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसे अब मैं हटा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल है H2O2 + I2 गिव HiO3 + H2O। ये अपने आप में थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है। देखते हैं क्या टिपिकल है इसमें। तो जैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे पहले कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो आयोडीन यहाँ 0 में है, यहाँ पर +1 में, सॉरी +5 में आएगा, +5 में। और ऑक्सीजन अगर यहाँ देखें तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी, कैलकुलेट करके देख सकते हो। और राइट हैंड साइड में यहाँ -2 में आएगा, यहाँ भी -2 में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ आयोडीन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि 0 से +5 ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो इसका मतलब रिड्यूस कोई हो रहा होगा। तो कौन रिड्यूस हो रहा होगा? ऑक्सीजन -1 से -2 में रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स थे उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही थी, उनकी बैलेंसिंग के लिए एक अलग से मेथड हमने सीख रखा था। लेकिन अगर ऑक्सीजन की ही ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई तो फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करें। तो बेसिक अप्रोच वही है जो हम लोग अब तक डिस्कस करते आए हैं। देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो -1 से -2, 1 यूनिट का चेंज, और 2 एटम एक मॉलिक्यूल में है तो ×2। ऐसे ही ऑक्सीजन की एक एटम में चेंज 5 यूनिट का, और ऐसे 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में तो ×2। तो यहाँ टोटल 2, यहाँ टोटल 10। चाहे तो 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 5 1 और यहाँ 5, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 से और यहाँ पर 1 से। ठीक, अब आयोडीन यहाँ से यहीं पर गया है तो इसका मतलब यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 2 आयोडीन। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। कैसे? हमें यहाँ दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ भी है और मे बी यहाँ पर भी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे बैलेंस करें। तो इसको तो अभी फॉर द टाइम बिंग भूल ही जाओ, क्योंकि वो हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसे बाद में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। पहले इसमें देख लो कि ऑक्सीजन कितना है, तो ये दिख रहा है 6 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 10। तो इसका मतलब बाकी 10 में से 6 तो यहाँ पर आ गया, बाकी कहाँ गया होगा? तो वो गया होगा H2O में। अब इसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि अगर इसको छेड़ा तो फिर ये आयोडीन डिस्टर्ब होगा, आयोडीन डिस्टर्ब हुआ तो ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की है। उधर 10 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन, तो 4 H2O इधर ऐड कर। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए वही अप्रोच। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 + 2 10, और यहाँ पर हाइड्रोजन 10, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर नहीं बैलेंस्ड होता तो फिर हम H+ का सहारा ले लेते। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हमें थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ आती हैं। और देखते हैं, और ऐसी ही टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं। Another example is N2H4
प्लस AgNO3 प्लस KOH। KOH लिखा है, इसका मतलब है कि ये बेसिक मीडियम है, से N2 प्लस Ag प्लस KNO3 प्लस H2O, ये लिखा हुआ हमें दिया गया है। इसके बारे में हमें सोचना है। देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन -2 में है, कैलकुलेट करके देख सकते हो, यहाँ 0 में। सिल्वर नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब सिल्वर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ सिल्वर 0 में दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ नाइट्रेट का नाइट्रोजन या नाइट्रेट एज अ होल इधर भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया है। ये बात हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा पोटेशियम वैसे ही दिख रहा है, पॉजिटिव में इधर भी उधर भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब नेट चेंज है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में और सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब इसमें अगर चेंज निकालें तो एक एटम के लिए चेंज आएगा 2 यूनिट का, क्योंकि -2 से 0 में जा रहा है, और ऐसे 2 एटम्स है तो × 2 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और सिल्वर में 1 यूनिट का चेंज आएगा और एक ही एटम है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4, यहाँ 1, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 4। फिर इनको राइट हैंड साइड में बैलेंस करें तो 2 नाइट्रोजन इधर हैं तो 2 नाइट्रोजन इधर, तो 1 ही आएगा, और यहाँ 4 Ag है तो यहाँ पर 4, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। अब बच्चे अदर एलिमेंट, तो यहाँ पर अदर एलिमेंट में कई नाम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके अलावा नाइट्रोजन, ये वाला भी है। अब इस नाइट्रोजन को और इस नाइट्रोजन को हम एक जैसा नहीं देखेंगे। यहाँ भले ही इस रिएक्शन में नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन एज नाइट्रेट एज इट इज मूव कर रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा, तो इसे स्पेक्टेटर एलिमेंट के रूप में ही देखा जाएगा। ये नाइट्रोजन रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको अदर एंगल से देखेंगे और इसको अदर एंगल से, मतलब एक ही रिएक्शन में सेम एलिमेंट का 2 अलग अलग बिहेवियर भी हो सकता है। तो हमें किस तरह का उसका बिहेवियर है उस हिसाब से उसको टैकल करना होता है, ना कि और वो एलिमेंट कौन सा है उसके हिसाब से उसको टैकल करना है। बिहेवियर है जो मेथड बना रहा है, ठीक है, एलिमेंट का बिहेवियर। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रेट को हम अलग से हैंडल करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब ये वाला नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, ये वाला सिल्वर भी बैलेंस हो चुका है। अब अदर एलिमेंट जो स्पेक्टेटर एलिमेंट कहलाए जाते हैं वही बचे हुए हैं, तब उनको कैसे बैलेंस करेंगे। तो जब ये 4 AgNO3 बैलेंस 4 आ चुका है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है कि 4 नाइट्रेट तो है। अब 4 नाइट्रेट में नाइट्रेट गया कहाँ है, वो यहाँ है, इसका मतलब वो होगा 4। तो नाइट्रेट इस तरह से बैलेंस हो गया। इसके बाद पोटेशियम पर फोकस करो, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है, वो इसके साथ आया ही है, वो फिक्स हो चुका है, तो इसका मतलब पोटेशियम यहाँ पर भी 4 होगा और उसका सोर्स यही है, तो ये 4KOH तो ऐसे पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में बचा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो अब जब ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो हम इसको नहीं देखेंगे, नाइट्रेट एज अ होल को एक स्पीसीज समझो, एक एलिमेंट समझो, तो वो ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। अदरवाइज अगर तुम ऑक्सीजन की काउंटिंग करोगे तो फिर इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हालांकि तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा, लेकिन इट इज़ बेटर कि जैसे कोई भी स्पीसी एज अ होल मूव कर रही है, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, इस तरह का कोई एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो एक ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो एक साथ अगर हम सोचें तो वो ज़्यादा बेटर है, आइडिया ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम इस ऑक्सीजन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो बैलेंस हो चुका है। अब इस ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ पर ये वाला तो बैलेंस हो ही चुका है, तो हमें इस 4 ऑक्सीजन के बारे में सोचना है। तो वो 4 ऑक्सीजन के बारे में कैसे सोचें, तो इधर 4 है तो इधर 4H2O, फिर लास्ट में हाइड्रोजन जिसकी बैलेंसिंग हम एसिडिक मीडियम के रूप में करेंगे और बाद में फिर उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रिएक्शन का मीडियम बेसिक है। देखते हैं अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ होगा तो ये सब कुछ हम करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें कितना दिख रहा है, 4 + 4 8 हाइड्रोजन, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब फॉर्चुनेटली हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है,
उससे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये थोड़ा टिपिकल कैटेगरी थी एग्जाम्पल की, देख लो समझ में आता है किस तरह से इसको बैलेंस किया गया है। ठीक, मैंने यहाँ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को अलग समझा, इस नाइट्रोजन को अलग समझा। अगर दोनों को एक जैसे सोचते तो फिर ये बैलेंस होता ही नहीं। तो हमें एलिमेंट को किस नज़रिए से देखना है ये उसका बिहेवियर डिसाइड करेगा, ना कि एलिमेंट कौन सा है उससे डिसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एलिमेंट कौन सा उससे डिसाइड होता तो तुम जैसे इसको हैंडल कर रहे हो वैसे इसको हैंडल करते और फिर ये बैलेंस होता ही नहीं। ठीक, समझ सकते हो? तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर ये भी पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो क्या आंसर करेंगे? एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, 4 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, तो वो बात हमें देखनी आनी चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको तुम नोट करो। अब जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ वो उसका नाम है, उस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो और ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो। Reaction in which same element undergo reduction as well as oxidation is called disproportionation reaction। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए थे उसमें कोई एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होता था और कोई दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता था। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्लोरीन ही है जो रिड्यूस भी होता दिख रहा है और ऑक्सीडाइज भी। देखो जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये -1, ये +5 निकालोगे तो पता लग जाएगा। अब 0 से -1 जाना मतलब रिडक्शन और 0 से +5 जाना मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्लोरीन का। तो इस तरह की रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करें? तब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी तक जितने भी केसेस पढ़े उसमें हमें दिखता था कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हम दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस निकालते थे, देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते थे। अब यहाँ पर तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी Cl2 है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी Cl2 है। तो यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम आएगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीका इसका ये है कि तुम 2 बार क्लोरीन लिख दो। पहले भी रिएक्शन अनबैलेंस थी, अब भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। बैलेंस हम करने जा रहे हैं तो हम लोग करेंगे ही वैसे ही मेथड यूज़ करके। और एक को इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझो और एक को इसमें रिड्यूसिंग एजेंट समझो। तुम सोचोगे कि किसको ऑक्सीडाइजिंग किसको रिड्यूसिंग समझे, तो जिसको जिससे रिलेट कर रहे हो उस हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर ये ऑक्सीडाइज होता दिख रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूस होता दिख रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और आगे की सारी अप्रोच एज इट इज़ फॉलो कर लो। ठीक है, ये तरीका है इसको बैलेंस करने का। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्लोरीन ही है लेकिन उसका दोनों क्लोरीन है लेकिन बिहेवियर अलग है और बिहेवियर के हिसाब से उसके बारे में हम सोचेंगे। देखते हैं कैसे। तो जैसे अगर हम इसके लिए चेंज निकालें तो 0 से +5 में चेंज आया, चेंज 5 का इंटू 2 क्योंकि 2 क्लोरीन है। ऐसे यहाँ पर देखें तो 0 से -1 तो चेंज आया 1 यूनिट का इंटू 2 क्योंकि 2 क्लोरीन है, ये आ गया।
अब इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे तो 2 कॉमन ले लो, चाहो तो नहीं कॉमन लो। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर इसी को देखते हुए राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन, तो ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर 4। वही अप्रोच यूज़ करते थे जो जहाँ जा रहा है उसके हिसाब से, तो वो यहाँ पे भी। और सिमिलरली यहाँ पर 20 क्लोरीन, तो यहाँ पर 20। सब कुछ वैसे ही है, केवल हमने नज़रिया अपना सेम एलिमेंट के लिए चेंज किया है। मैंने कहा है कि नज़रिया हमारा इस बात पर डिपेंडेंट है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसी से वो चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक, और अब फिर आगे जैसे करते हैं वैसे ही। बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तुम्हें दिख रहा है 12, तो इधर की तरफ 12 H2O ऐड कर दो, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ 24 H+ ऐड कर दो, बैलेंस हो गया। और जब ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाएगी, तो उसमें Cl2 अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, वो एक साथ ही लिखा जाएगा। मतलब अगर हमसे ये पूछा गया कि व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन, तो हमें ओवरऑल रिएक्शन का बताना पड़ेगा। ऐसे लिखा जाएगा 12Cl2 2 + 10, 12Cl2 + 12H2O gives 20Cl negative plus 4ClO3 negative plus 24H+। ये रिजल्ट, बात समझ में आ रही। अलग अलग क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर दोनों क्लोरीन है, रिड्यूस होने वाला भी, ऑक्सीडाइज होने वाला भी। मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, 10 क्लोरीन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताना होगा क्लोरीन का, तो हम 12 आंसर करेंगे। अगर हमें ये भी बताना हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं, तो यहाँ पर आया था 10, यहाँ पर आया था 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 × 2 20। और हम चाहें तो इसी को इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा 3Cl2 + 3H2O गिव 5Cl negative plus ClO3 negative plus 6H+। तुम चार्ज देख सकते हो, 6 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो 0, और इधर भी 0। ठीक है, ये आइडिया है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमें ऐसे काम करना पड़ता है। अगर ये मीडियम बेसिक होता तो हम यहाँ पर 6OH इधर भी और 6OH इधर भी ऐड करते, और 6H + 6OH - 6H2O लिख देते, और 6H2O में से 3H2O काट देते, तो इधर आता 3H2O, इधर आता 6OH-। ठीक, तो वो बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है उसका ये तरीका है। हाँ, इसमें अगर ये भी बताना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो जैसे इसमें तो 20 था और इससे हम लोगों ने 4 कॉमन लिया है, इसका मतलब यहाँ से भी 4 कॉमन लो, तो यहाँ पर आएगा 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 5 ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये आइडिया है डिस्प्रपोर्शनेशन का। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। इसे हटा रहा हूँ मैं। एग्जांपल है Cu+ gives Cu2+ plus Cu। ये है, यहाँ कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडाइज, कॉपर +1 से +2 प्रोड्यूस। बैलेंस करने के लिए 2 बार Cu+ लिख दो, एक को इससे दूसरे को इससे रिलेट करो। मतलब अगर इससे रिलेट किया मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेवियर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेवियर, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। चेंज निकालो, यहाँ 1 यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 1, इसको देख के इधर बैलेंस करो तो 1 1 बैलेंस्ड, 1 1 बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस्ड ही हो गया, ये बैलेंस्ड ही। मतलब ओवरऑल रिएक्शन 2Cu+ गिव Cu2+ प्लस Cu हो चुका है। चार्ज चेक कर सकते हो, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है किस तरह से हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हैंडल कर रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल में इसका और दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछें तो वो 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसने लिया। P4 कन्वर्टिंग इनटू PH3
प्लस H3PO4। यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0, यहाँ -3, यहाँ +5। अगेन अच्छा एक और तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ इसको हैंडल करने का। तुम चाहो तो इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिख दो मतलब CO2 प्लस Cu गिव्स Cu प्लस। और अब उल्टा करके बैलेंस कर लो और फिर जब हो जाए तो उसको पलट देना। ऐसे भी किया जा सकता है, बैलेंसिंग की ये ट्रिक है। ये ट्रिक किसी भी केस में तुम यूज़ कर सकते हो। किसी रिएक्शन को उल्टा कर दो और उसको वही मेथड फॉलो करो और फिर जब बैलेंस हो जाए तो फिर पलट दो, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये +2 से +1 में गया तो चेंज आया 1 यूनिट का, ये 0 से +1 में गया तो चेंज आया 1 यूनिट का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 1। अब यहाँ से इसको बैलेंस करो तो 1, यहाँ से इसको बैलेंस करो तो भी 1, तो यहाँ एक्चुअली 2 हो गया, क्योंकि इसका भी यहीं आया इसका भी यहीं आया तो 2 हो गया। अब देखो बैलेंस हो चुका है, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हो। तो बाकी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये अप्रोच भी फॉलो की जा सकती है। ऐसे ही इसको देखो, 2 बार P4 लिख दो, एक को इससे रिलेट करो, एक को इससे रिलेट करो। यहाँ से यहाँ चेंज देखें तो 3 यूनिट का इंटू 4, यहाँ से यहाँ चेंज देखें तो 5 यूनिट का इंटू 4। इंटू 4 क्यों? क्योंकि 4 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। 4 कॉमन ले लो, फिर यहाँ 3 यहाँ 5, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। अब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आएगा 20, क्योंकि 20 फॉस्फोरस यहाँ गया है, और यहाँ पर 12 फॉस्फोरस है तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक, लास्ट में अदर एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है तो यहाँ पर 12 इंटू 4 48, तो इधर 48H प्लस H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन तो 48 इंटू 2 96, और राइट हैंड साइड में 60 प्लस 36 96। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे काम करना है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो अब मैंने शीट तुम्हारे ग्रुप में डाली है, उसमें बैलेंसिंग के एग्जांपल्स दिए हैं, उनको तुम बैलेंस करना। और कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने थर्ड पार्ट पर आएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे देखना है उसको, उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, और ये अच्छे से आएंगी इसका एक ही सलूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंसिंग करें। तो इसके लिए कोई भी और सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और बैलेंसिंग में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, और वो सोचने की एबिलिटी लाने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब कितना भी मेथड तुम रट डालो उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम अलग अलग डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल ना करें, और ये ना समझें कि बैलेंसिंग में हम जो कुछ कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ यहाँ पर इसको रोकेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग यहीं से आगे बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क। ठीक है, थैंक यू।